नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन पर। कोयला बीमा के बाद अब भूमि अधिग्रहण पर भी अध्यादेश की तैयारी में केंद्र सरकार। विपक्ष ने लगाया कानून को कमजोर करने का आरोप। लोकपाल बिल में भी संशोधन पर विचार। भारत ने फिर दोहराई दाऊद को सौंपने की मांग। सरकार ने कहा पाकिस्तान में छिपा है मोस्ट वांटेड। पीडीपी ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने रखी शर्तें। बीजेपी ने कहा वक्त पर देंगे जवाब। असम हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को। सैन्य अधिकारियों के साथ सेना प्रमुख की बैठक। उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने पर जोर। और भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में जुटे दुनिया भर के इतिहासकार। रविवार को उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी विधेयकों को अध्यादेश के जरिए लागू करने का मन बना लिया है। कोयला और बीमा के बाद सरकार भू अधिग्रहण कानून में जरूरी संशोधनों के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। और इससे पहले भी सरकार कई अध्यादेश ला चुकी है और संसद में कुछ अहम मसलों पर बिल पास नहीं हो सके थे। लेकिन अध्यादेश के सरकार के इस रास्ते की विपक्ष ने आलोचना की है और गंभीर मसलों पर संसद में व्यापक बहस के बाद ही कानून बनाने की वकालत की है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर संसद में गतिरोध बरकरार रहा और सरकार के महत्वपूर्ण विधेयक अटक गए। लेकिन सत्र खत्म होते ही कोयला और बीमा संशोधन विधेयक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। खबरों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों पर भी अध्यादेश के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय को ड्राफ्ट तैयार रखने को कहा गया है। अब संसद रोक दें विपक्ष के लोग, लेकिन देश तो नहीं रुकेगा। देश को तो चलना है। देश के लोगों ने तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास जताया है और नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरे, तो वो उस पर खड़े उतर रहे हैं। सरकार के मेक इन इंडिया अभियान या निजी क्षेत्रों की बढ़ती भूमिका के बीच जमीन अधिग्रहण में मौजूदा कानून के कई प्रावधान रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से इस कानून की धारा 105 में संशोधन का प्रस्ताव है। संशोधन से जमीन अधिग्रहण खदान अधिनियम 1885, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, रेलवे अधिनियम 1989, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जैसे लगभग 13 केंद्रीय कानूनों को नए अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर रखने की तैयारी है, जिससे जमीन अधिग्रहण में दिक्कत न हो। भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक ऑडिट की बाध्यता और 80% जमीन मालिकों की मंजूरी की शर्त को भी हटाने या इसे घटाने का फैसला हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस रास्ते को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार संसद से मुंह छिपाकर अध्यादेश का सहारा ले रही है। उस सरकार को पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है। ऑर्डिनेंस के जरिए ही अगर सरकार चलानी है तो फिर पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑर्डिनेंस जो है वो विशेष परिस्थिति में लाया जाता है। बगैर बहस के ऑर्डिनेंस लाना और देश में कानून लागू करना, ये मैं इसको वाजिब नहीं मानता। रूल थ्रू ऑर्डिनेंस इज नॉट गुड गवर्नेंस फर्स्टली। सेकेंडली, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स शुड नॉट बी बाईपास्ड। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने यूपीए सरकार के दौर में संसद में बिल पारित कराने की बजाय अध्यादेश लाए जाने की ऐसी कोशिशों का तब विरोध किया था। जानकारों के मुताबिक सरकार इन अध्यादेशों के जरिए निवेशकों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सरकार अध्यादेश के रास्ते क्यों आगे बढ़ रही, समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ मौजूद है इंडियन एक्सप्रेस से सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स मनीष छिब्बर, जिन्होंने इस स्टोरी को निकाला और इसको ब्रेक किया। मनीष, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो किस तरह से जानकारी मिल रही है जो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, और सरकार वाकई एक के बाद एक गंभीरता से आगे बढ़ रही है अध्यादेश के रास्ते, यानी कि कानून बनाने की कवायद संसद की बजाय अध्यादेश के जरिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार जल्दी में है, क्योंकि अभी तक तो हमने जहाँ तक देखा है ये सरकार बातों से ही चल रही थी कि आप स्पीच पे स्पीच दे रहे हैं, ज़मीन पे कुछ काम नहीं हो रहा है।
अब संसद में पूरा एक सत्र निकल गया, आपके कुछ महत्वपूर्ण जो बिल थे वो पास नहीं हो पाए, अमेंडमेंट्स थे, और कई अमेंडमेंट्स तो आपके अपनी विद इन द गवर्नमेंट ऑपोजिशन था या उस पर हम सहमति नहीं बन पाई उस वजह से, जैसे ये भूमि अधिग्रहण में अमेंडमेंट्स करने हैं, ये आप लोग संसद में पेश ही नहीं कर पाए। तो अब इन्वेस्टर्स को आप देश में लाने के लिए आपको उनको एक सिग्नल देना है, और भूमि अधिग्रहण जो कानून है इसमें जो संशोधन करने हैं उससे बड़ा सिग्नल तो कोई हो नहीं सकता। अब संसद में आप पास नहीं करवा पा रहे, तो जैसे संसद का जो सत्र था वो खत्म हुआ, आप लोग अब लेकिन भूमि अधिग्रहण जो कानून पिछली सरकार ने जब बनाया उसको लेकर व्यापक एक चर्चा और बहस हुई थी, और कई सारे बिंदु मुझे याद है कि खुद कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर फिर बदलाव भी किए गए थे। इस सरकार ने जब इसे पेश ही नहीं किया शीतकालीन सत्र में, उसके तुरंत बाद इस अध्यादेश को लाने की तैयारी आखिर किस तरह की मंशा, क्योंकि विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है कि सरकार की मंशा किसानों या ज़मीन के मालिकों की बजाय कहीं किसी दूसरे के हितों को साधने की दिख रही है। देखिए, इसमें मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 123 है जो प्रेसिडेंट को पावर करता है, एम्पावर करता है, ऐसे अध्यादेश आप ला सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू डू दिस। ये जो अध्यादेश, अगर ये ऑर्डिनेंसेस एक के बाद एक आ रहे हैं, ये अनएथिकल हो सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एक विचार मत जो है वो पार्लियामेंट के सामने लेके आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अध्यादेश तो ले आएंगे, कल को आपको अगला सेशन जो बजट सेशन है जो मिड फरवरी में शुरू होगा, उसमें विद इन 6 वीक्स आपको ये लाके दोनों सदनों में पास करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं पास करवा पाएंगे तो ये ऑर्डिनेंसेस दोबारा से लैप्स हो जाएंगे और ये बैक टू स्क्वायर वन। तो आप मतलब एक ऐसा शॉर्ट टर्म मेजर कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि आप वक्ती तौर पे, ये आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप एक सिर दर्द की गोली खा रहे हैं, लेकिन सिर दर्द क्यों हो रहा है उसका आप पक्का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। टेम्परेरी रिलीफ की तरफ सरकार बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब बजट सत्र बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में क्या वजह दिख रही है आपको इस जल्दबाजी के पीछे, या फिर क्योंकि वक्त बहुत 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, सरकार इंतजार क्यों नहीं कर रही है, देश के रास्ते पर ही क्यों बढ़ना चाह रही है? देखिए, मुझे जो लगता है ये तो वैसे सरकार ज़्यादा अच्छी तरह जानती है वो क्यों बढ़ना चाहती है, लेकिन जो मेरे को समझ है कि इस गवर्नमेंट को इस बात में कोई इनको एक तो आम सहमति नहीं बन पा रही है, और दूसरा ये इनको श्योरिटी नहीं है कि ये बिल्स पास करवा पाएंगे राज्यसभा में, जहाँ एनडीए एक बहुत बुरी चिंता में है क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है और नंबर्स आते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। तो अध्यादेश जारी करना जो है ना, वक्ती तौर पे पार्लियामेंट जब आएगा सेशन तो अध्यादेश रहेंगे, उसके बीच में हट जाएंगे, और गवर्नमेंट के पास कई ऑप्शंस और भी हैं, जॉइंट सेशन वगैरह वगैरह वगैरह, कि जिसके थ्रू ये ऑर्डिनेंसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे या बिल्स में कन्वर्ट लेजिस्लेशंस को लॉ में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये इलीगल नहीं है, अनएथिकल है। लेकिन क्योंकि सरकार के पास तो अगले 2 महीने में संख्या के लिहाज जिसका आपने जिक्र किया, राज्यसभा में कुछ बदलने नहीं जा रहा है, तो ऐसे में फिर सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी और उसे पास कराना, जैसे आपकी नज़र में राज्यसभा में मुश्किल है, या फिर मैं कहूँ कि भूमि अधिग्रहण पर शायद जो रुख अलग अलग पार्टियों का एक असंभव सा दिखता है, तो फिर विकल्प क्या होगा जो आप संदेश देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को, या दूसरे जिस वजहों से आप इसे लाना चाहते हैं, आखिर उनके लिए क्या वाकई उस पर भरोसा करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं इसके लिए ना, जो अब गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम आने वाली है वो तो अब आगे सत्र में ही पता चलेगा जब बजट सेशन शुरू होगा, लेकिन इस बात के लिए भाजपा और एनडीए खुद जिम्मेवार हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी जो काम कांग्रेस के टाइम पे ये लोग कर रहे थे, अब वो ऑपोजिशन इनके साथ वही काम दोहरा रहा है, वही चीज़ें दोहरा रहा है, तो इसके लिए ये जिम्मेवार तो खुद ही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं, अगर ये चाहें तो अगले सेशन के बीच में या उससे पहले भी अगर ये चाहें, या उसके बाद भी ये बिल्स पास करवाने के लिए जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। वो आर्टिकल 108 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है, वो अगर उसको अच्छी तरह सरकार पढ़ेगी
तो वो भी इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है कि हम चाहेंगे तो जब मर्जी बुला लेंगे ये बिल्स पास कराने के लिए, वैसा भी नहीं है, लेकिन इनके पास वो ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अगर भूमि अधिग्रहण बिल को मैं देखूं तो मनीष, क्या वो तकनीकी पहलू हैं जिनको लेकर सरकार को दिक्कतें हैं, या सरकार चाहती कि इसमें बदलाव होना चाहिए और उन बिंदुओं पर वो विपक्ष से व्यापक बहस करने से फिलहाल बच रही दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में जो आपका ये भूमि अधिग्रहण कानून है, ये बिल्कुल इन्वेस्टर के खिलाफ है। जब तक ये कानून रहेगा लैंड एक्विजिशन ना के बराबर होगी इस देश में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसमें जो आप लोगों ने मापदंड, जो रूल्स रखे हैं, आप 80% जनता की बात करते हैं कि आप उनकी सहमति लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। तो लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि आप इसको थोड़ा वाटर डाउन करिए। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है और मेरे को पता चला है कि गवर्नमेंट के बीच में भी अंदर में ही कुछ मंत्री हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि ये अब आखिरी इलेक्शन तो है नहीं, अगले साल भी इलेक्शन है, उससे अगले साल भी इलेक्शन है, और कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के आने वाली है कि आप इन्वेस्टर को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन किसान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो आप किसानों को नाराज किस लेवल तक जाके करना आपको ठीक रहेगा। और क्योंकि जब कानून को पास किया गया था, इसमें तमाम बड़ी चर्चाओं के बाद, आपको याद होगा संसद के दोनों ही सदनों में बहुत व्यापक चर्चा हुई थी और उसके बाद इस कानून को पास किया था और सभी पक्ष सहमत थे। असल में क्या ये कहा जाए कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो पार्टियां पहले इसी मूल रूप में से पास करना चाहती थी, अब उन्हें सत्ता में आने के बाद विजन या उसके फिर तरीकों को लेकर आपत्ति हो रही है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब जो काम बीजेपी और एनडीए वाले जब ये विपक्ष में थे, जो ये काम कर रहे थे, अब ये बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। आप इनकी पोजीशन है चेंज हो गई है, और कांग्रेस और जो दूसरी नॉन बीजेपी एनडीए पार्टीज हैं, वो बिल्कुल अब बीजेपी वाली भाषा बोल रही है कि उन लोगों ने इनका कोई काम होने नहीं देना और इनसे किए बिना इनकी सरकार ठीक से काम कर नहीं सकती। अगर आपने इन्वेस्टर को एक मैसेज देना है, तो मैं पर्सनली, मेरा बिलीफ है कि ये सब कानून जिस हिसाब से लैंड एक्विजिशन एक्ट आज की डेट में है, जो भी हम उसका नाम रखा है लंबा सा, अगर आप उसके हिसाब से चलें तो भूमि अधिग्रहण इस देश में बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। इंडस्ट्री को लाना है, जॉब्स क्रिएट करना, तो उसमें आपको संशोधन करने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास नंबर्स तो है नहीं। और कांग्रेस और जो बाकी पार्टीज हैं, क्योंकि कांग्रेस का तो ये जो ड्रीम बिल था, लेजिस्लेशन था, राहुल गांधी जी ने तो इस पे कितनी बार भाषण भी दिए, तो कांग्रेस की सपोर्ट नहीं है, आपको ऑपोजिशन की सपोर्ट नहीं है, तो आप अगले हाउस में कैसे सेशन में पास करवाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मनीष, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमें अपनी राय और तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। लखनऊ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून की पक्षधर है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि यह सिलसिला रुके, इसलिए कोई एक एंटी कन्वर्जन बिल, एक धर्मांतरण विरोधी ऐसा कोई एक कानून बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर सभी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इस पर एक कंसेंसस बनना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को सौंपने की मांग फिर दोहराई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि मुंबई हमलों के दोषी दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है और वो पाकिस्तान में रह रहा है। ये एविडेंस भारत सरकार के पास तो पहले से था। भारत सरकार को तो पहले से मालूम है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, और उसको भारत सरकार ने ऑलरेडी पाकिस्तान को कह चुका है कि आप हैंड ओवर करने के लिए, और गृह मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने उस दिन भी कह चुका है कि पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम को लेकर के जल्दी हैंड ओवर कर देना चाहिए हिंदुस्तान को। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सरकार गठन पर स्थिति अब तक साफ नहीं हो सकी है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली दोनों पार्टियों पीडीपी और बीजेपी के बीच बातचीत की खबरें तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, धारा 370, आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट समेत कई कोर मामलों पर सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। राज्यपाल के न्योते के बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है।
पीडीपी ने बीजेपी के सामने कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री पद। नंबर 2, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को धीरे धीरे हटाना। और तीसरी, घाटी के मामलों में जम्मू क्षेत्र के नेताओं का हस्तक्षेप न होना। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर सिर्फ बातचीत का ही हवाला दे रही है। बातचीत चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब ये कोई डेडलाइंस पर तो काम नहीं होता है, जल्दी हो जाए यही हमारा प्रयास है। बीजेपी के लिए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 कोर मुद्दा रहा है, पर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ये मसला नहीं उठाया। लेकिन बीजेपी के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और दूसरे मुद्दों पर भी पीडीपी की बात मानना आसान नहीं होगा। जो रीजनल इम्बैलेंस है उसका समाप्त करते हुए कुछ 1947 से लेके कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे रिफ्यूजीज का मामला है, बाकी कुछ मामले हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ऐसा न्यूनतम कार्यक्रम भी तय करना चाहती है जिसमें विवादित मुद्दे ना हो। इसके अलावा पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री जम्मू इलाके से हो। लेकिन पीडीपी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। इन सब के बीच बीजेपी सीमित दबाव ही पीडीपी पर बना पाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विकल्प खुले हैं। लेकिन पूरे मामले में कई पेचीदगियां भी हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के संपर्क में है। इस बात को तो स्वीकार करती है, लेकिन खुलकर बातचीत का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्रालय ने असम हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है। वहीं आज गुवाहाटी पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का जायजा लिया। असम हिंसा के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा करने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी से सीधे सैन्य ठिकाने रंगिया पहुंचकर जनरल सुहाग ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उग्रवादियों के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की। शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सेना प्रमुख का असम दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने असम नरसंहार के लिए जिम्मेदार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एस पर लगे प्रतिबंधों को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। सुरक्षा बल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भी उग्रवादियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भूटान और म्यांमार से भी मदद ले रही है। सेना हिंसा पीड़ित इलाकों में स्थिति सामान्य करने की कोशिशों में भी लगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। हिंसा की वजह से बड़ी तादाद में लोग पलायन पर मजबूर हैं। असम के 4 जिले कोकराझार, चिरांग, सोनितपुर और उदलगुड़ी जिलों में करीब 72,675 लोगों को 61 राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधायक अजित कुमार, राजू सिंह, पूनम देवी और सुरेश चंचल पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। स्पीकर उदय नारायण चौधरी के इस फैसले को अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने दल बदल कानून के तहत जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इनमें कांटी सीट से विधायक अजित कुमार, साहेबगंज से विधायक राजू सिंह, सकरा से विधायक सुरेश चंचल और खगड़िया से विधायक पूनम देवी यादव शामिल हैं। तो नहीं जानते हैं, उनको कहेगा दल विरोधी कार्य करेंगे तो क्या कहेगा? दल के खिलाफ अनुशासन नहीं मानेंगे तो सजा भुगतना पड़ेगा। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जो फैसला आया है ये बिल्कुल न इसको कानून से वास्ता है, न नियम से वास्ता है, न न्याय से वास्ता है। ये बिल्कुल आका के निर्देश पर दिया गया ये फैसला है। इस फैसला तो पहले ही से ही लोग लिए हुए था। ये तो एक कहिए कि विधिवत घोषणा करने के लिए यहाँ पर आए थे। फैसला पहले ही हो चुका था। हम लोग इस फैसले के विरुद्ध में न्यायालय में जाएंगे। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 8 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पिछले महीने भी 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इनमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज सिंह बबलू, रविंद्र राय और राहुल शर्मा शामिल थे। 8 जेडीयू विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब जेडीयू विधायकों की संख्या 111 रह गई है।
लेकिन आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 1 और 3 निर्दलियों के समर्थन की वजह से जीतन राम मांझी सरकार को कोई खतरा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया है कि देश भर में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन दिल्ली में स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की मौत के बाद इन इंतजामात पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जो दवा दी गई वो एक्सपायर हो चुकी थी। लगता है दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को स्वाइन फ्लू से हुई मौत से स्वास्थ्य विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। महिला की मौत के बाद भी उसके परिजनों की कोई जांच अभी तक नहीं कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन लोगों को टेमी फ्लू की जगह फ्लूवेर नाम की दवा दे दी गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जो दवा दी गई है वो न सिर्फ एक्सपायर डेट की है बल्कि उस पर बैच नंबर तक नहीं है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा है। देखिए, ये दवाई सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है सब जगह, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, ना लोकल लेवल पर हम लोग खरीदते हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी सरकारी अस्पताल स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सक्षम हैं। जेपी नड्डा के मुताबिक स्वाइन फ्लू वायरस से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। देखिए, स्वाइन फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा का जो एक किस्म का वायरस है उसको निपटने के लिए सरकार सक्षम है और सभी हमारे डॉक्टर्स उसका उपचार करने के लिए केपेबल हैं। स्वाइन फ्लू का पहला मामला 2009 में सामने आया था। तब से दुनिया भर में हजारों लोगों की इससे मौत हो चुकी है। गाजियाबाद निवासी महिला की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत के बाद इस बीमारी को लेकर देश में अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए उसकी तैयारियां चाक चौबंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस शहर में स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया उसी के अस्पतालों में दवाओं का बंदोबस्त नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय इतिहास कांग्रेस का प्लेटिनम जुबली अधिवेशन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 1500 से ज्यादा शोध पत्र पेश किए जाएंगे। सम्मेलन में देश और दुनिया के 500 से ज्यादा जाने माने इतिहासकार हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर राज्यसभा टेलीविजन ने इसकी कवरेज के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में शिरकत करने के लिए देश और दुनिया भर के इतिहासकार और शोध छात्र जेएनयू परिसर में जमा हो रहे हैं। यहाँ के कन्वेंशन सेंटर में रविवार को इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन की शुरुआत होगी। 28 तारीख से शुरू हो रहा ये अधिवेशन 30 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न सत्रों के दौरान इतिहासकार और छात्र अपने शोध पत्र पेश करेंगे। साथ ही इतिहासकार अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। 30 तारीख को पुरस्कार वितरण के साथ अधिवेशन का समापन हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो सालाना उनका जो होता है सेमिनार कांग्रेस जो बोलते हैं, उसमें देश भर के तमाम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। ये हम देते हैं कि हमारे जो सीनियर हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे कॉलेज लेक्चरर्स हैं, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी रिसर्चेस को बेसिस पर आकर के यहाँ पर अपनी रिसर्चेस को पेश करें, डिस्कस करें। इतिहासकारों और शोध छात्रों में इस सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह है। हिस्ट्री कांग्रेस गिव्स यू दैट वन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां आप अपने रिसर्च को एक्सचेंज कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर आल्सो टेकिंग अवे व्हेन यू लीव द हिस्ट्री कांग्रेस व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली, सोशली, कल्चरली कनेक्ट करता है। भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना 1935 में की गई थी। ये भारतीय इतिहासकारों का प्रमुख संगठन है जो पिछले 79 साल से लगातार इतिहास के क्षेत्र में तर्क संगत और वैज्ञानिक जांच में जुटा हुआ है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने सही शुरुआत की। खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में टीम इंडिया के सामने 530 रनों का विशाल स्कोर रखा। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 530 रन के जवाब में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए हैं। भारत ने पहला विकेट शिखर धवन के रूप में खोया। धवन 28 रन पर हैरिस का शिकार बने।
मुरली विजय 55 और चेतेश्वर पुजारा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले कप्तान स्मिथ के शानदार 152 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे दिन पहली पारी में 530 रन बनाए। रॉयन हैरिस ने 74, ब्रैड हेडन ने 55, क्रिस रॉजर्स ने 57 और शान मार्श ने 32 रनों का योगदान दिया। सामी ने 4 विकेट लिए जबकि उमेश यादव और अश्विन ने 3-3 विकेट चटकाए। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। उसने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 48 रन से और ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट 4 विकेट से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज उर्दू अदब के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की जयंती है, तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनकी कुछ खास गज़लों और कुछ खास लम्हों के साथ। नमस्कार। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तश्ना